नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। ज्ञानवापी मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की आंच मध्य प्रदेश के धार उज्जैन होते हुए भोपाल तक आ पहुंची है और इस बार निशाने पर है भोपाल की जामा मस्जिद। इसे शिव मंदिर को तोड़कर बनाने का दावा किया जा रहा है और सर्वे की मांग उठी है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। इधर खरगोन के बाद नीमच में तनाव है। यहाँ मजार के बगल में हनुमान प्रतिमा की प्रतिष्ठा पर बवाल है। प्रदेश में सुलग रही सांच को थामने सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हरकत में आए। आनन फानन में उन्होंने बैठक ली। इस विवाद में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने आग में घी डालने का काम किया। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में अचानक पुराने चौक स्थित जामा मस्जिद के पुरातत्व सर्वेक्षण की मांग उठी। ये मांग संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने उठाई। तिवारी ने दावा किया कि जामा मस्जिद वाक पद्धति पर आधारित है। पहले इसे हिंदुओं का पुराना मंदिर कहा जाता था और इसीलिए इसका पुरातत्व सर्वेक्षण होना चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री को ज्ञापन भी दिया। संस्कृति बचाओ मंच के तिवारी ने एक पुस्तक के कुछ अंश में भोपाल जामा मस्जिद के बारे में दी गई जानकारी का भी जिक्र किया है। इसमें बताया गया है कि जामा मस्जिद चौक क्षेत्र में है, जो लाल रंग के पत्थरों से बनी है। इसका निर्माण कुदसिया बेगम ने 1835 में शुरू कराया था और 1857 में बनकर पूरी हुई। तब इसकी लागत 5 लाख रुपए आई थी। इसकी वास्तुकला दिल्ली की जामा मस्जिद के समान ही है, जो 4 बाग पद्धति पर आधारित है। 9 मीटर वर्गाकार ऊंची जगह पर निर्मित इस मस्जिद के चारों कोनों पर हुजरे बने हुए हैं। इसमें 3 दिशाओं से प्रवेश द्वार है। अंदर एक विशाल आंगन है। पूर्वी और उत्तरी द्वार के मध्य हौज है। यहाँ का प्रार्थना स्थल अर्ध स्तंभ और स्वतंत्र स्तंभों पर आधारित है। स्तंभों की संरचना इस तरह की है जो भवन स्वतः 2 समानांतर भागों में विभाजित हो जाता है। प्रार्थना स्थल के दोनों ओर 5 मंजिली विशाल गगनचुंबी मीनारें हैं। दूसरी तरफ धार उज्जैन में सर्वेक्षण की मांग उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी की भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर इसे हिंदू स्वाभिमान के जागृत होने का प्रतीक मानती हैं। प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि अयोध्या और काशी विश्वनाथ से शुरू हुआ, जो पूरे देश में होगा। अभी जो हो रहा है माननीय योगी जी के से प्रारंभ होकर के और रामलला का मंदिर भव्य बनने से लेकर के काशी का कॉरिडोर बनने से लेकर के और अब ज्ञानवापी तक हमारे महादेव पुनः अपने बढ़िया स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में आ रहे हैं। पूरे देश में जहां जहां इन आक्रांताओं ने जो खुदाई कर, जिस प्रकार से अनाधिकृत निर्माण किया है, मुझे लगता है कि वो सब ध्वस्त होगा और भारत भव्य और दिव्य होगा, पुनः होगा और भारत माता हमारी शिखर पर, विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। वहीं कांग्रेस ने इस माहौल को मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश करार दिया है। दिग्विजय सिंह ने ज्ञानवापी मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम कोशिशें कर रही है। इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उससे ध्यान बांटने के लिए भाजपा सब करा रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन खरगोन नीमच जैसी घटनाएं कहीं न कहीं माहौल में तनाव पैदा कर रही हैं। उधर उज्जैन की बिना नींव वाली मस्जिद से लेकर भोपाल की जामा मस्जिद के सर्वे की मांग भी माहौल को गरमा रही है। कांग्रेस ने इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश कहा, लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस खुलकर विरोध नहीं कर सकती। ज्ञानवापी मामले में दिग्विजय सिंह से पहले कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम हिंदू पक्ष का समर्थन कर चुके हैं, इसलिए इन संवेदनशील मुद्दों पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं है। उधर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हिंदुत्व की बिसात पर हर चाल संभल कर चल रही है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हैं, पवन पटेल महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के, ताहिर अनवर AIMIM के नेता हैं और चंद्रशेखर तिवारी, जिन्होंने जामा मस्जिद के इस विवाद को हवा दी है। तो सबसे पहले तिवारी जी, आप ही के पास, क्या अचानक आपको ऐसे साक्ष्य मिल गए कि आपको ये लग रहा है कि जामा मस्जिद भोपाल की
जो कि हमने देखा कि 3 दशक से जो मंदिरों का विवाद चल रहा था, चाहे वो अयोध्या की बात करें, मथुरा की, काशी की, कभी इस मंदिर का कभी जिक्र नहीं हुआ, इस मस्जिद का कभी जिक्र नहीं हुआ। और आज अचानक आपने शगुफा छोड़ा कि ये शिव मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मनोज जी, शायद अगर आपकी कभी आपके दादाजी से बात हुई होगी या पिताजी से, पूज्य पिताजी से बात हुई होगी, या दादाजी की उनके पिताजी से बात हुई होगी, तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है शिव मंदिर था, शिव मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई है। कुदैसिया बेगम ने 1832 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण प्रारंभ कराकर 1857 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। और उन्होंने हयात कुदीस, जो उनकी आत्मकथा की किताब है, उस किताब में उन्होंने उल्लेख किया है कि हमने यहाँ पर एक मंदिर, विशाल शिव मंदिर था, जिसे कि सभा मंडप के रूप में जाना जाता था, कहा जाता था, उसको तोड़कर इसका निर्माण किया है। आप जामा मस्जिद अगर जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर जो नक्काशी है, जो मीनारें बनी हुई हैं, मीनारें नहीं बनी, वहां पर जो गुंबज बने हुए हैं, जिसे हम शिखर कहते हैं, वो मंदिरों की प्रतिकृति है। और वहां पर अंदर शिवलिंग विराजमान है। ऐसा जब स्वयं कुदैसिया बेगम ने लिखा है, जो कि 8वीं शासिका थी भोपाल राज्य की, उनने ये अपने आत्मकथा में लिखा है। साथ ही हमारे पास और भी दस्तावेज हैं जो कि हम कोर्ट में उनको जब आवश्यकता होगी तो कोर्ट में हम पेश करेंगे। और हमारा कहना यह है कि अगर कोई धर्म स्थल है, भाई मुस्लिम संप्रदाय के लिए आप भूत पूजा के विरोधी हैं, भूत पूजा आपके निरर्थक मानी जाती है, आप निराकार धर्म को मानते हैं, हम लोग आकार धर्म को मानते हैं। हमारे यहाँ जब अगर हम कहते हैं कि आज माँ दुर्गा की आरती है, तो हमारे सामने एक प्रतिकृति उपस्थित हो जाती है कि माँ भगवती जो है सिंह पर विराजमान होंगी, त्रिशूल उनके हाथ में होगा, एक हाथ में तलवार होगी, एक हाथ में चक्र होगा, एक हाथ में जो है शंख होगा। ये प्रतिकृति हमारे सामने आ जाती है। लेकिन ऐसा अभी तक कभी कोई आपके अलावा किसी ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि बाकी जिन जगहों का हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए तो अयोध्या का हमने देखा कि सैकड़ों सालों से ये इतिहास रहा। सनातन धर्मी लोग हैं, हमारा सनातन धर्म का कार्य है, और हमारे अगर कोई धर्म का मामला आता है तो हमारा दायित्व बनता है, हम तो कोर्ट के हमेशा कोर्ट के पक्षधर रहे, कोर्ट के निर्णय का, न्यायपालिका के निर्णय का हमने हमेशा सम्मान किया है। तभी तो 500 वर्षों के बाद हमारे यहाँ फैसला आया अयोध्या का। ताहिर अनवर से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि ताहिर जी, हमने देखा कि AIMIM जो है इस पे लगातार मुखर है कोर्ट को लेकर। और अब जो चंद्रशेखर तिवारी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कोर्ट के हम मान्य हैं, कोर्ट में वो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि भोपाल में भी ऐसा कुछ लगता है? और अगर कोर्ट फैसला दे देता है यहाँ भी सर्वे के लिए, तो क्या आप लोग तैयार होंगे, विरोध नहीं करेंगे? क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि कोर्ट जो आदेश देगा उसको माना जाएगा, दूसरी तरफ धर्म की बात आ जाती है कि इसको हमको इस्लाम इसकी आज्ञा नहीं देता है। देखिए, तिवारी जी का जो है मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब हो चुका है इस मामले में। तिवारी जी को चाहिए कि पब्लिसिटी अगर मुझे करना है, पब्लिसिटी चाहिए। बोलिए, आप मुझसे ले जाइए, आपके ओवैसी का मानसिक संतुलन खराब हो गया, 2-3 इंजेक्शन लगवा दीजिए उसे। आप अपनी मेरी बात को सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। आप असल में बात जो है ना, आपको बात करने का तरीका नहीं है, इसलिए आपसे आपकी बात में मुझे टोकना पड़ता है। मैंने बात करी, मैंने आपका नाम नहीं लिया है, और मैंने कोर्ट की बात करी, मैंने मानसिक संतुलन, मैं आपको कुछ भी कह सकता हूं। ये तो टीवी चैनल है, चैनल पे हम लाइव चल रहे हैं। आपकी मानसिकता इससे समझ आ रही कि आप किस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे हैं। ये इस पे बाद में चर्चा हो जाएगी, जो मुद्दे की बात है आप बात सुनिए, उस पर बात की जाए। आप मेरी बात सुनिए। आपको जो पब्लिसिटी चाहिए उसके लिए आप चौराहे पे जाके कपड़े फाड़िए, तो भी आपको पब्लिसिटी मिल जाएगी। आप ये इस तरह की जो बेबुनियादी बातें वो जो करेंगे उसके कपड़े दुनिया फाड़ रही है और पूरे संसार फाड़ रहा है, आपको उसको पब्लिसिटी की आवश्यकता मुझे नहीं है। पब्लिसिटी तिवारी जी जो करना होगा वो कर लेंगे, आपको अपना पक्ष ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं है। ताहिर अनवर, आपके ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं है, आपसे ज्यादा ज्ञानी हूं मैं। आपको इसलिए अपनी बातों को, आपको बात करने का तरीका नहीं है, आपके पास तर्क नहीं है, आपको तो मुंह चलाना है, तो आप मुंह अपना चलाते रहिए। अब आपको पब्लिसिटी की आवश्यकता होगी, मुझे पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है। मैं कोर्ट में गया हूं, और कोर्ट जो निर्णय, हम न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, और न्यायपालिका जो निर्णय करेगी उसे हम स्वीकार करेंगे।
आपको लगता है कि आप कोर्ट में लेकिन जाओगे ताहिर और भाई वो तो एक आपकी किताब का जो जिक्र कर रहे हैं ना याचिका कोई बाकायदा, accept जो कर लेता है। कुरैशिया मैं तो बेगम किताब का की जिक्र कर रहा हूं। आप आत्मकथा कहते है। कुरैशिया बेगम मुस्लिम नहीं थी, वो भी हिंदू थी, उन्होंने वो मंदिर वो शिव जी की पूजक थी, इसलिए उन्होंने वो लिख दिया। कुरैशिया बेगम की किताब का अच्छा, बाकायदा आज जिक्र आपको कर रहे कुक्सिया हैं। बेगम याद आने लगी? इतने टाइम से क्या आप मर गए थे? क्या कुक्सिया बेगम याद नहीं आ रही थी आपको? यार इतने क्या टाइम से कहाँ बेवकूफ थे आप? आदमी यार को आप बुलाते हो यार। ऐसी भाषा का बेवकूफ इस्तेमाल आदमी बिल्कुल है नहीं। यार ये। बिल्कुल बच्चे नहीं। टाइप का इस आदमी टाइप है, से इस नहीं आदमी नहीं को नहीं, आप इस तो तरह की आप भाषा आगे भगा बिल्कुल देना चाहिए। दोनों की ताकि दोनों आपको का तुम्हारे ऑडियो तमीज डाउन नहीं है है बात बिल्कुल। करने की। तुम्हारे वालिदों ने इसी प्रकार की तमीज सिखाई है आपको। नहीं दोनों का ऑडियो डाउन। हमारे साथ उमेश तिवारी जी, उमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। उमेश जी, दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम ऐसे मुद्दे और ध्यान भटकाने की बात है। और बीजेपी भी पहले कहती थी कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब 3 के बाद ये लिस्ट बढ़ती जा रही है, 30,000 तक की आ गई है। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो उज्जैन का जिक्र आने लगा है, भोपाल की बात हो रही है, धार की बात हो रही है। तो ये सिलसिला आखिर रुकेगा कहाँ? और मुख्यमंत्री एक तरफ बैठक ले रहे हैं। मैं आऊँगा तिवारी जी, आपके पास आऊँगा, दोबारा आऊँगा। मैं आऊँगा तिवारी जी आऊँगा, मुझे मत बुलाया करिए, आऊँगा इन जैसे लोगों से मैं बात मैं करना अभी पसंद नहीं करता। उमेश जी से जवाब ले लूँ। उमेश जी, आप सच नहीं सुनना चाहते इसलिए बोल रहे हैं, बात करना नहीं चाहते। सच चलिए सुनिए ना। उमेश जी आप ही से सवाल आप था। सच नहीं सुनना चाहते। सर बाकी के मित्र चुप हो जाएं तो मैं अपना विषय रखूं। नहीं बिल्कुल चुप बोलिए हो जाएंगे उमेश जी, मित्र। बोलिए उमेश जी। स्वागत है आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस विषय से कोई बहुत सीधा लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तो किसी नेता ने यह विषय उठाया नहीं है। ये जो आवाज आई है, ये समाज के बीच में से आवाज आई है। समाज के अंदर जो हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, या जिनके संस्कार सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, या जिनकी आस्थाएं सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, और उनको लगता है कि आज नहीं कालांतर में इतिहास में कहीं ना कहीं इस प्रकार के घटनाक्रम घटित हुए हैं, और वे अपने साक्ष्य और तथ्य और विश्लेषण लेकर न्यायिक मार्ग की मांग करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत का संविधान सबको ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। भाई चंद्रशेखर तिवारी जी अगर तथ्य लेकर कोई बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें तो किसी भी वर्ग को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। या सामने वाला पक्ष है वो अपना तथ्य रखे, अपने तथ्य रखे, अपने सत्य को उद्घाटित करे। तो समाज में चलने वाला मुझे लग रहा है कि ये हरनिश मंथन है, और इस समय मुझे लगता है कि समय काल परिस्थिति अनुकूल है, इसलिए सनातन धर्म के साथ जो इतिहास में घटनाक्रम घटे हैं और क्रूरतम ढंग से घटे हैं, नहीं तो समय काल और परिस्थिति अनुकूल से आपका आशय क्या है कि केंद्र में मोदी सरकार या मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है इसलिए? नहीं ऐसा नहीं है सर, सरकारों से नहीं होती है। 500 साल से जब लड़ाइयां लड़ रहे थे राम जन्मभूमि की, तब कौन से नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी या कौन सी योगी जी की सरकार थी? समय काल परिस्थिति से मतलब यह है कि इस समय ईश्वर, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाज का ये जो तबका है, जो वर्ग है, जिसकी आस्था है सनातन धर्म में, और ज्ञानवापी मस्जिद में अगर शिवलिंग प्राप्त हो जाता है, तो मुझे लगता है कि समय काल परिस्थिति अनुकूल है। नंदी बाबा का 550 साल की जो प्रतीक्षा थी और उनके जो आंसू थे, उन आंसुओं के ऊपर महादेव ने जो है अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तो भारतीय जनता पार्टी को कृपया करके इस विषय से मत जोड़िए। ये सारे विषय, ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, हमारी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और किसी की भी अभिव्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। चंद्रशेखर तिवारी जी के पास अगर तथ्य है तो उनको स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो न्यायालय में जाए, अपना विवाद दाखिल करें। बिल्कुल उमेश जी, और कुछ सामने तथ्य वाले पवन पक्ष पटेल जी के पास भी है। के पवन जी, पार्टी आपकी 60 बिंदुत की ओर जाती बार बार, तमाम सारी जयंतियां मनाने लगी हैं, लेकिन ऐसे जो मामले आते हैं तो इस पर गोलमोल जवाब केवल दिग्विजय सिंह बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि पार्टी को ये कहना पड़ता है ये उनकी निजी राय है। आपकी पार्टी का अपना स्टैंड क्या है? क्योंकि अभी तक ना तो कमलनाथ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, या आपके राष्ट्रीय उसमें देख ले तो ना सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की ओर से, जबकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही हैं और मध्य प्रदेश में तो एक मजबूत विपक्ष है आप, लेकिन यहाँ भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। ना धार के मामले में कुछ बयान आ रहा है, ना उज्जैन के मामले में, ना ये ताज़ा भोजशाला विवाद में, ये माफ़ कीजिए जामा मस्जिद। नहीं तो आपको लग रहा कि इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि इसमें सबकी प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए, जबकि पूरी दुनिया जान रही क्यों है।
अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने साफ साफ बोला कि समय काल परिस्थिति, उन्होंने साफ साफ ये बताने का प्रयास किया कि समय काल परिस्थिति भाजपा के अनुकूल नहीं है, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाना है, इसलिए उन्होंने इस समय को चुना है। वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी ज्वलंत लेकिन मुद्दे आपको इस किसने देश में रोका क्या है? ये मुद्दे उठाने से? आपकी तरफ से तो ना महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, ना बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, और फिर आप बार बार ये बात करते हैं कि हनुमान जयंती मना रहे हैं, बाकायदा फोटो मंगाते हैं। हमने देखा कि जो उज्जैन से मंदिर से, महाकाल बाबा के मंदिर से 2018 का चुनाव अभियान शुरू होता है आपका। हमने देखा कि राम राजा की नगरी से दिग्विजय सिंह अपना अभियान शुरू करते हैं। हाँ, तो मतलब हिंदू है कोई है तो हम लोग कोई मनाने का अधिकार नहीं है? हम कांग्रेस पार्टी के तो हम हिंदू नहीं मनाए, ये तो हिंदू मुस्लिम भाजपा करती है। हम तो बोलते हैं जिसको जिसमें जहां आस्था वहां मनाए, तो हम लोग क्या करें ना? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब हम मंदिर ना जाएं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो हम ये कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई पार्टी ये लिखित में नहीं देती है कि आप हनुमान जयंती मनाएं और उस आयोजन का फोटो हमको डालें। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं ना, ये तो अपनी श्रद्धा का विषय है। हम यहाँ पे सरकार और विपक्ष तो की जो बात चीज कर रहे हैं कि श्रद्धा से सरकार जुड़ी है उसको पार्टी को लिखित में अगर आदेश देना पड़े, और फिर विवाद ये हो कि आप जो है पीसीसी में ईद क्यों नहीं मना रहे हैं या दूसरे रमजान क्यों नहीं मना रहे, इसको लेके विवाद है। ये बंद कर तो मतलब इसलिए हम यहाँ पे आपका तो मैं मतलब ही नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा तो सिंपल सा बात है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सीधे सीधे ध्यान भटकाने की बात है। यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने का कोई इशू बचे नहीं है, इनके कोई काम बताने के लिए आए नहीं, इसलिए इस तरह की बातों को हवा देते हैं। आज यहाँ महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए या इस पे चर्चा होनी चाहिए? आज भारतीय जनता पार्टी की लेकिन पवन भाई एक बात और है ना कि जो आप बात कर रहे हैं, और पवन भाई जिन लोगों ने मुद्दे उठाए, धार की बात करें हम या भोपाल की बात करें या उज्जैन की, वो सारे गैर राजनीतिक लोग हैं, वो बीजेपी से जुड़े नहीं हैं। जो उमेश जी भी कह रहे हैं, अगर वो बीजेपी से जुड़े होते तो मान सकते थे कि वो इस मुद्दे को इसलिए हवा दे रहे हैं कि बाकी मुद्दों से ध्यान हटा आप भी दिया। जानते हो कहां से जुड़े हुए हैं। अरे पवन जी मुझे ये बताइए, ज्ञानवापी के समय में भी तो आप लोगों ने ये बोला था जबरदस्ती का प्रोपगेंडा खड़ा कर रहे हैं ये लोग। ज्ञानवापी की जब याचिका दायर हुई थी तब भी आपने कहा था कि प्रोपगेंडा खड़ा कर रहे हैं। आखिर आज तथ्य क्या सामने आ रहे हैं? आज शिवलिंग वहां पर मिला है, शिवलिंग मिला है, नंदी महाराज वहां पर विराजमान है। तो आप बताइए ना, उस समय ज्ञानवापी का जब याचिका दायर हुई थी उस समय भी पवन जी कांग्रेस ने ये बोला था प्रोपगेंडा खड़ा कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आप हिंदुवादी हो जाए, हम तो चाहते हैं कि आप भी इस प्रकार के मुद्दों में बात करें। अल्पसंख्यक वोटों के चक्कर में आप जो है अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं। ये लोग भी अब आपको वोट देना बंद कर चुके हैं। आप तो, मेरा तो निवेदन है कि हिंदू साफ हिंदुत्व पे आइए। और अभी नया मुद्दा आपके लिए मैं बता दे रहा हूं कि आप तो मथुरा के मुद्दे पर आ जाइए, आपकी सरकार बन जाएगी, लेकिन आप वहां आपकी सरकार बनवाने के लिए आप मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। हमें क्या करना है क्या नहीं करना वो हमें पता है। हम तो पलक पाँव में बिठा के उन्हीं के लिए बैठे, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। गरीब की थाली में जो हिंदुस्तान तभी बनेगा देश महान। अम्बेडकर का जो संविधान खतरे पे, उस पे आवाज उठानी चाहिए। जो आज हमारा बेरोजगार है उसको उसकी आवाज उठानी चाहिए। ये ज्वलंत मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी डरती कभी सच का सामना नहीं करती पड़ती है। आपका विपक्ष का काम है, ये हमारे संगठन का काम नहीं है, विपक्ष का काम है। विपक्ष से उठाए, आप सरकार में नहीं हो, आप सरकार से बात करिए। विपक्ष बन के आप जो भी मुद्दे उठाना वो उठाइए, धरने करिए, प्रदर्शन करिए, जो करना वो करिए। ताहिर भाई, जो तिवारी जी भी कह रहे हैं या बाकी लोग भी, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि मुस्लिम एक वो समाजवादी पार्टी के संग चले गए, लेकिन उनका भला नहीं हुआ। कांग्रेस जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही थी वो अब जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है। तो मुसलमानों के सामने विकल्प क्या है? और जो कुछ तिवारी जी ने मुद्दा उठाया, मैं चाहूँगा व्यक्तिगत टिप्पणी करने की बजाय तथ्यों पर बात हो कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा, या एक कोई सर्वसम्मति बन जाना चाहिए कि जितने विवादास्पद मुद्दे हैं वो बजाय कोर्ट में 10, 20, 50 साल 100 साल खींचने की आपसी सहमति से एक बार बैठकर बात हो जाए कि क्या क्या पे आपको निगोशिएट करना है और किन किन पे नहीं करना है, ताकि एक सद्भाव का माहौल बना रहे और दोनों पक्ष आराम से सद्भाव से, जैसे हजारों सैकड़ों साल से रह रहे वैसे रहें। नहीं, मैंने तो आपको स्टैंड क्लियर किया ना। मुझे तो ऐसा लगता है
कि आज हमें संविधान को बचाने की आवश्यकता सबसे पहले होनी चाहिए। आज हमें लगता है कि जो संविधान गरीब क्यों दो पेट खतरे का में दिख भोजन रहा है नहीं कर पा रहा 2 जून का, उसको बचाना सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही ज्वलंत मुद्दे जो संविधान के खिलाफ भी जो भी कार्रवाई करेंगे उसकी लड़ाई लड़ती रहेगी। कांग्रेस सत्ता की परवाह नहीं किया है और ना आगे करेगी। सत्ता अगर चाहना होता कांग्रेस को तो कांग्रेस के दूसरे मुद्दे होते। कांग्रेस आम आदमी, जनता, गरीब, नौजवान की लड़ाई लड़ती रहेगी सड़क पे। आज हमारे आपको दिख नहीं रहे क्योंकि हम उस तरह से नहीं करते जिस तरह से इवेंट बना के करते हैं। ये अगर एक व्यक्ति को रोजगार देंगे तो पहले उसको इवेंट बनाएंगे, उसके बाद करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी इवेंट नहीं बना रही है, लेकिन हम आम जनता की लड़ाई ग्राउंड पे लड़ रहे हैं। उस बार चुनाव में दिख जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो सच में बात करे। सच में तो बात कर नहीं सकते, उनको दम नहीं कि सच में बात करें। ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, पहले 14%, फिर 27%, फिर 0 कर दिया, 14% करके मिठाई खिला रहे हैं। ये आम जनता सब समझ चुकी है और इस बार इस चुनाव में इनको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि एक बार बेवकूफ बन सकता, बार बार कोई बेवकूफ नहीं बनेगा। ताहिर मियाँ, जो मैंने आपसे सवाल किया था आपने जवाब नहीं दिया कि क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे जो मुद्दे हैं उसको मिल बैठ कर उसका हल निकाला जाए, क्योंकि आप एक मुश्त जो वोटिंग हो रही है, पैटर्न चेंज किया, उसका भी आपको कुछ फायदा मिला नहीं है। तो पहले कौन से मुद्दे के लिए आप जाओगे? मैं ये सवाल ताहिर मियाँ से था जी। किसी की व्यक्ति को अगर भूखा मर रहा तो पहले ताहिर भूखे मियाँ, को रोटी दोगे, इन मुद्दों पे बात करोगे आप? मैं इसीलिए समझना चाह रहा हूँ जी ताहिर मियाँ। हाँ तो बताइए ना, मैं तो बोल रहा हूँ आज हमारी मैं तो ऐसे सवाल ताहिर मियाँ से बोल भाई। आज हमारी प्रायोरिटी है ताहिर अनवर, देना। गालियां ही नहीं बक रहे होंगे। ताहिर अनवर आपसे सवाल था। हाँ, इस मसले में मैं आपसे ये कहूंगा कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इस तरह के जी आज तक कभी इस तरह की बात नहीं आई जी, है ना। इससे पहले लेकिन 2014 भाजपा की सरकारें तो साल 2000 में रही, अटल जी 3 बार रहे देश के प्रधानमंत्री। आप ये बताइए, एक बाबरी मस्जिद को छोड़ के इस तरह के मुद्दे अगर कहीं देश में और हो तो आप मुझे बताइए। ये 2014 से लेके आज तक 2022 तक सरकार में थे ना, अभी भी और हैं क्या? इनको जामा मस्जिद का पहले नहीं, जिन्होंने मामला उठाया भाजपा से जुड़े हुए नहीं है, वो एक अपना एक अलग संगठन चलाते हैं। वो नहीं तो है तो वो बीजेपी से ही कनेक्ट ना, फंडिंग तो बीजेपी देती है उन्हें। तो आरोप तो आप पर भी लगते हैं उत्तर प्रदेश में या बिहार में जब आप चुनाव लड़ते हैं कि बीजेपी आपको भी फंडिंग करती है, लेकिन इसमें सच्चाई है क्या? नहीं, वो तो सर वो तो एक आरोप लगाया जाता है, ठीक है। ये आरोप तो ये खुद एक्सेप्ट करते हैं। ये बीजेपी के जितने भी लीडरान हैं, ये सब उनके साथ उठना बैठना इनका, वो फंडिंग का मामला और जो मुद्दे, जो स्टैंड जो बीजेपी को लेना चाहिए वो इनके हाथ में पकड़ा देती है। ये लीजिए आप और जाके और भिड़ जाइए जनता से, हिंदू मुस्लिम करा दीजिए, बाद में हम देख लेंगे जो भी होगा। चलिए उमेश जी से जवाब ले लेते हैं। उमेश जी, आरोप यही है कि आपकी बी टीमें हैं सारी जो आपकी तरफ से बल्लेबाजी कर रही हैं और आप पर्दे के पीछे हैं। मनोज जी, आखिरी बात, मुझे फिर न्यूज 18 पर जुड़ना है। एक बात अभिनयशीलता से निवेदन कर देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार के सारे विषयों से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुद्दे उठ रहे हैं उनको आपका समर्थन है या नहीं है? मैंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस भारतवर्ष में स्वतंत्र है, अपने विषय, अपने तथ्य, अपने तथ्य लेकर अगर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है तो आप इसका विरोध करिए, आप इसको खुल के विरोध करिए कि ये गलत पिटीशन दायर कर रहा है, ये कोर्ट में जाने के लायक नहीं है। नहीं, इसका निर्णय तो कोर्ट कर लेगी ना ताहिर मियाँ कि पिटीशन सही है या गलत है, इसके तथ्य तो कोर्ट जांच लेगा। 91 एक्ट का वायलेशन है सीधा। आप इस बात को समझिए, ये कोर्ट में ही जाने का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है कोर्ट में जाने का। बिल्कुल, तो ये तो कोर्ट डिसाइड कर लेगी ना, आप तो अपने स्टैंड की बात कर रहे हैं। सारी चीजें आप तय नहीं कर लेंगे। मैंने बहुत स्पष्ट कह दिया ताहिर भाई, ना हम आपके खिलाफ है और ना किसी के साथ खड़े हैं। हम राग और द्वेष से मुक्त हैं, हम सरकार चला रहे हैं और सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देगी। मुस्लिम जो है, कल को कोई मुस्लिम कोर्ट में जाएगा और कहेगा साहब ये मंदिर जितने भी जहाँ बने हुए हैं भोपाल में, ये सब जो है ये पहले मस्जिद थी और बाद में तोड़ के इनको मंदिर बना दिया गया, ये तो सर मुझे लोग पागल बोलेंगे। जवाब दे दूं अगर ऐसा है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कहता हूं कि आप हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए ये फार्मूला ले आइए कि जहां पर मंदिर मस्जिद तोड़कर बनाए गए हैं उन सारे मंदिरों को हम आपको सौंपते हैं और जहां पर मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाइए वो आप हमें सौंप दें।
कर पाएंगे हिंदुस्तान के मुसलमान की नुमाइंदगी? वो सिंपल फार्मूला है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ऐसा अगर हुआ तो एक मंदिर बता दो यार, एक मंदिर बता दो जो ऐसा हुआ मस्जिद के बनाया गया हो। एक मंदिर बता दो जो मस्जिद के अंदर बनाया हो। हमेशा बात ये आती है, हमेशा ये बात आती है कि साहब फलानी मस्जिद जो है उसकी जगह मंदिर था। ये कहाँ से आप लेके आ जाते हो? नहीं हैं? आप हुकूमत में हो इसका मतलब तानाशाही करोगे? आप हुकूमत में हो तानाशाही करोगे? आपकी मर्जी में आएगा जो करोगे आप। अरे हम नहीं कर रहे दादा, हम नहीं कर रहे। आप और जो दोनों पक्ष हैं, हम तो दोनों पक्षों को नियंत्रण रखने का आग्रह कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखे, हमारी जिम्मेदारी उतनी है। आपके पास कोई बात है आप अपना विषय उठाइए, उनके पास कोई बात है वो अपना विषय उठाएंगे। सही क्या है गलत क्या है न्यायालय फैसला करेगा, भारतीय जनता पार्टी जुडिशली नहीं है। ओके, धन्यवाद। बिल्कुल, चलिए समय भी इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए आप चारों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। पवन जी आपका, ताहिर भाई आपका, उमेश भाई आपका, चंद्रशेखर जी आपका। तो निश्चित तौर पर जो ऐसे संवेदनशील मामले और एक के कर एक सामने आते जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जो भी हों, लेकिन इतना तो तय है कि जो कुछ हो उसके लिए कुछ एक ऐसी कानून की व्यवस्था कर दी जाए या कुछ ऐसा एक फार्मूला तय कर लिया जाए जिससे इस विवादों को जहाँ की तहाँ उनको सुलझा लिया जाए, चाहे वो सहमति से सुलझे या किसी और रास्ते से। लेकिन सारे पक्षों को यह भी सोचना होगा कि किसी भी तरह से प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रहे, उसमें किसी प्रकार का खलल ना आए। मुद्दा तो है आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।